नमस्कार, मैथ्स बाय डी के शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जो हम लोग सेट कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें ये अगला सेट है। और इस सेट का पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डी के शर्मा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो अगर आपको सेट चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए कहा कि शांत जल में, और जितने भी भाई मेरे वीडियो को देखेंगे सभी से आग्रह है, आप सभी यार वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए कहा शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। सर बोट का स्पीड दिया है, बोट का स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर और वाटर का स्पीड दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। सवाल का 5 मिनट में धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए ना, धारा के दिशा में 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। धारा के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल जुटेगा 30 और 6 36। अब 5 मिनट, मिनट को आवर में लाइएगा तो 60 से भागा देना पड़ेगा। ये किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट है, आवर में लाएंगे 60 से भागा। 5 से काटिएगा 12 बार में, 12 तिया 36, यानी कि डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर। डी फॉर डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम अगर जाइएगा तो अप स्ट्रीम चाल घट ना जाएगा, अप स्ट्रीम में चाल घटेगा। तो सर 30 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 24। तो धारा के विपरीत 24 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहे तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो 5 मिनट में तय की गई दूरी चाल गुना समय, तो चाल गुना समय, मिनट है आवर में लाइएगा तो 60 से भागा। 5 से 12 बार में, अब 12 दूना 24, यानी कि 2 किलोमीटर। धारा के दिशा में 3 किलोमीटर, धारा के अपोजिट 2 किलोमीटर, धारा के दिशा में 3 और विपरीत में 2, ऑप्शन सी, ठीक है। सवाल तो आसान सा ही था। देखिए कहा कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब अनुपात 12:17 के दोनों पदों से घटाया जाए। 12:17 कहने का मतलब रेशियो है ना, रेशियो मतलब फ्रैक्शन ही तो होता है। तो 12:17 कहने का मतलब हुआ 12/17। कहा कि सर वह संख्या बताइए जिसको 12 और 17 के दोनों पदों में से घटाने पर कहा कि प्राप्त जो रेशियो है वो 11/20 से कम हो जाएगा। 11/20 से क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, यही तो बोला है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं यार कि ऑप्शन से वह नंबर कौन है जिसको 12 और 17 में से घटाने के बाद जो नया रेशियो बनेगा यानी कि नया भिन्न आएगा वो 11/20 से छोटा हो। तो 4 अगर लेंगे तो 4, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 17 में से 4 जाएगा 13 और यहाँ 11 ऐसे आंसर डी होगा, 11/20 होगा, ठीक है। याद है इस वजह से कि सुबह में भी डिस्कशन इसी सेट का कराए, शाम में भी इसी का डिस्कशन कराए, तो याद हो जाता है। अब 20 अठे 100, सॉरी 20 अठे 160, 13 गुना 11 143, ये छोटा है, यही वाला बड़ा हो रहा है, यानी कि ये तो होगा नहीं। 2 लीजिएगा तो 12 में से 2 जाएगा 10, 17 में से 2 गया 15 और 11/20। दो भिन्न के बीच में जब भी कंपैरिजन करना होता है ना, बड़ा छोटा पहचानना होता है, तो क्रॉस करके देख लेते हैं। तो यहाँ 20 गुना 10 200, 15 गुना 11 165, यही वाला छोटा हो जा रहा है, जबकि बोल रहा है कि 11 छोटा से कम। नया वाला जो भिन्न आएगा ये 11/20 से छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो सर यही वाला छोटा हो जा रहा है, यानी ये भी खत्म हो गया। देखिए 3 घटाइएगा तो 12 में से 3 गया 9, 17 में से 3 गया कितना 14 और यहाँ 11/20। ये आपको करना पड़ेगा सर, ये करना पड़ेगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है भाई। अब यहाँ 20 नमा 180, 14 गुना 11 154 हो जाएगा। बताइए 154 छोटा है 180 से, यानी ये वाला भिन्न छोटा है, जबकि इसने बोला है कि 11/20 बड़ा हो और नया वाला भिन्न इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा, लेकिन इससे बड़ा हो रहा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब ये 2 3 नहीं किया तो आंसर डी ही होगा, देख लीजिए। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 17 में से 6 घटाएंगे 11 और इधर है 11/20, तो 20 छक 120, 11 11 121, 121 जो है 120 से बड़ा है,
यानी कि ये वाला भिन्न बड़ा है। तो यही तो पूछ रहा है कि 12 और 17 प्रत्येक में से कितना घटा दे ताकि जो नया भिन्न बने ये 11/20 से छोटा हो। तो 6 घटाने पर, ठीक है बात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। आसान सा सवाल था। आप चाहें तो इसको बेसिक भी बना सकते हैं, बेसिक भी बनाने में कोई बुराई नहीं है। देखिए इसको देखें तो देखिए प्लीज, का यदि tan थीटा जो है tan थीटा -4/3 है। अच्छा, tan का वैल्यू निगेटिव है और आप सबको पता है कि tan निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। tan पॉजिटिव तो फर्स्ट और थर्ड में होता है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किस में होता है ये पता है, इन दोनों में पॉजिटिव है तो बाकी में क्या होगा, निगेटिव ही होगा यार। तो tan निगेटिव दिया है, tan का वैल्यू निगेटिव दिया, इसका मतलब tan थीटा जो है एंगल जो है या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। tan का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब एंगल या तो सेकेंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। अब पूछा है साइन थीटा का वैल्यू, आप बताइए tan होता है p/b, p है 4, b 3, तो h कितना हो जाएगा 5। अच्छा, साइन थीटा p/h यानी कि 4/5 हो जाएगा। आप बताना अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तब साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में साइन क्या होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। फोर्थ में कॉसेक और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो फोर्थ में साइन निगेटिव होगा। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू +-4/5 होगा, +-4/5 होगा। तो कहा -4/5, लेकिन 4/5 नहीं, यहाँ -4/5 या 4/5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बात। चलिए, का एक वर्गाकार मैदान का एरिया 10,000 वर्ग मीटर है। मेरे प्यारे भाई, वर्गाकार मैदान है, वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का भुजा ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। एरिया दिया है 10,000, तो बताना वर्ग का एक भुजा कितना, इसका वर्गमूल करेंगे 100, वर्ग का एक भुजा 100। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर। कहा कि भैया एक और वर्ग है, का इस वर्ग का जो है आप परिमाप ज्ञात करिए, ये जो नया वाला वर्ग है इसका परिमाप ज्ञात करे, और का इसका भुजा इसके विकर्ण के बराबर है। तो इसका भुजा 10 है तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या होगा, √2a। इसका विकर्ण डायगोनल क्या होगा, √2a। ए कहने का मतलब 100, तो 100 रूट दो, डायगोनल 100 रूट दो, यानी इसका भुजा हो जाएगा 100 रूट दो, और भुजा 100 रूट दो है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 × 100 रूट 2, तो 400 रूट 2, ऑप्शन नंबर। इससे आसान क्या हो सकता है यार, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए दो, इसको जरा पढ़िए एक बार, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। x/a + y/b + z/c का वैल्यू कितना है, √3। अब यहाँ से a/x + b/y + c/z बराबर 0 दिया, x/a का स्क्वायर, देखिए तो इसका स्क्वायर किया है क्या, जस्ट इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, और इतना जनरली ये है क्या ना, a + b + c के होल स्क्वायर पे अरेंज होगा, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab bc ca। तो ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी, इसको सॉल्व करिएगा तो यही ए बी बी सी सी ए बनेगा, तो इसका वैल्यू 0, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो सीधे आ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c²। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ अगर 0 दिया है और इसका डबल हो रहा है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली स्क्वायर ही तो हो रहा है, तो कुछ नहीं, √3 का स्क्वायर कर दीजिए तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। समझ गए बात। चलिए देखिए, का एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजा की लंबाई 7 और 24 है, राइट एंगल है जिसके दो छोटी भुजा का लंबाई दिया है 7 और 24। तो कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होता है, राइट एंगल में दो भुजा छोटा दिया है 7 और 24, यानी कि लंब और आधारी दिया होगा, तो एक 7 है एक 24 है। तो आप बताइए कितना आसान है, इससे ये फिगर उगर बनाने का जरूरत नहीं है। 7 24 है तो ट्रिपलेट याद है ना, 7 24 25, तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगा कितना, 25,
और कहा त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या, तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त, परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त का रेडियस, बाह्य वृत्त का रेडियस होता है कर्ण का आधा, यानी 25 का आधा कितना हो जाएगा, 25 का आधा 12.5, ऑप्शन ए। ओके चलिए देखिए, कहा एक थैले में 12, 13, 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के जिनके मूल्य क्रमशः 3, 4, 5 है। मूल्य कहने का मतलब है कि 3 रुपए वाला सिक्का है बैग में, 4 रुपए वाला सिक्का है और 5 रुपए वाला सिक्का है। तो सर 3 रुपए वाले क्वाइंस हैं, 4 रुपए वाले क्वाइंस हैं और 5 रुपए वाले क्वाइंस, और थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में पुराने सिक्के हैं, यानी कि क्वाइंस जो है, इन क्वाइंस का रेशियो दिया है 12, 13 और 11। सुनिए ना, एक बैग है आपके पास और उस बैग में 3 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 4 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, और इन तीनों प्रकार के क्वाइंस का रेशियो दिया है 12, 13 और 11। आगे कहा यदि सिक्कों का कुल मूल्य 572 है। सर कुल मूल्य 572 है तो मूल्य निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। सुनिए ना, मेंटली आसान सा सवाल है, देखिए ना, सुने सुने प्लीज। 3 रुपए के कितने क्वाइंस है, 12। 3 रुपया का 12 सिक्का आपको देंगे, 3 रुपया का 12 सिक्का, यानी कि कितना हो गया, 12 तिया 36। 4 रुपया का 13 सिक्का दे दिए, 4 रुपया का 13 सिक्का, तो 13 चौक 52, और 5 रुपए का 11 सिक्का, तो 11 पचे 55। तो मेरे प्यारे भाई, इन सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल मूल अनुपात में कितना, 5 और 2 7 और 6, 7 और 6 कितना हो गया, 13, 7 और 6 13, ठीक है। 5 5 10, 10 3 13 और 1 14, 143। तो इन सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर टोटल मूल्य है 143, लेकिन एक्चुअल में दिया है कितना, 572, यानी 143 का वैल्यू है 572, 143 यूनिट का वैल्यू 572 है। 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या, 3 रुपए वाले सिक्कों का संख्या कितना, 12, तो 12 से गुणा कर दीजिए। अब 143 से काटिए तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 4 चौक 16, 1 17, 4 4 पच्चे 4 एकम 4 एक 5, 4 बार में कट ही जाएगा, तो 12 चौक 48, यानी कि 3 रुपए वाले सिक्के का संख्या कितना है, 48, ऑप्शन ए, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगता कि इस तरह के सवाल में हो रहा होगा आप लोगों को, और आज का सेट ऐसे भी आसान था, आप लोगों से ये सब बन ही जाएगा। देखिए जरा इसको देखिए, तो कहा मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की संस्था को दे दिया, 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की संस्था को दे दिया है, ठीक है बात, अच्छा आदमी है ये। 16% अनाथों की संख्या को, अनाथों की संख्या को, 12% दिव्यांगों की संस्था को दान दे देता है, ठीक है भाई। वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में दे देता है। शेष 24,570 रुपया मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करा देता है। तो इन डिफरेंट जगहों पे पैसा ये दे दिया, और उसके बाद जो कुछ पैसा बचा वो अपने लिए बैंक में जमा करा दिया। तो शेष 24,570 रुपया अपना मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करा दिया, अपने लिए 24,570 जमा करा। सुनना आप लोग, 14% दृष्टिहीनों की संस्था को दिया, 16% और दिया, 14 और 16 कितना हो गया, 14 और 16 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55% दान कर दिया। मेरे प्यारे भाई अगर 55% दान कर दिया तो बताइए बचाया क्या परसेंट होगा, 45%, लेकिन एक्चुअल में बचाया है कितना, 2470। तो 45% का वैल्यू दिया है कितना, 2470, 24,570, 24,570 किसका वैल्यू है, 45%, यानी 45% का वैल्यू 24,570। आगे सवाल में कहा दिव्यांगों की संस्था को वह कितनी राशि दान देता है। दिव्यांगों की संस्था को कितना दान दिया, ढूंढिए तो। दिव्यांगों की संस्था को दान देता है वो 12% दिव्यांगों के संस्था को दान दिया है, यानी 12% का वैल्यू पूछा है तो 12% से गुना। 3 चौक 12%, से परसेंट कैंसिल, 3 चौक 12, 3 से 15 तिया 45, 15 से काटिएगा 15 एकम 15, 9 5 15 छक 90, 15 छक 90, 5 7 15, 15 तिया 45, 15 अठे 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 अठी 32, हाथ में रहा 3, 32 3,
4 तिया 12 और 3 15, हाथ में रहा है 4 छक 24 और 1 25, 4 2 6 6552 है क्या कहीं 6500? आसान सा ही सवाल था क्या? चलिए, और समझ उमझ में नहीं आएगा, कोई कोई सवाल में डाउट रहेगा तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए, का सरल करना है 1/9, जैसे मेरे भाई मान लीजिए कि 7 है, ठीक है, क्या है 7, अब भागा 3 है ना, तो इसको 7 डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई देते हैं ना, तो ये उल्टा हो जाता है, 3 उलट के 1/3 हो जाएगा। क्लियर है ना बात? मान लीजिए कहीं लिखा है 7/4/2, तो 7 को डिवाइड करना, तो 7 तो मेन वैल्यू है, इसको पकड़ लिया, अब डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई किए तो बट्टा में 4, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई किए तो बट्टा में 2। क्लियर है बात? तो वैसे ही है 1/9, ये देखिए सबसे पहले 1/9, तो इसको तो एज इट इज रख लीजिए, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे 9, उल्टा हो जाता है उल्टा, फिर इस डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई 9, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई 9, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई 9, 9 से 9 कट गया, 9 का क्यू 729, बढ़ जाए। चलिए, कहा इन सबों का HCF निकालना। HCF कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले ये देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, पहले इंटीजर का HCF निकालिए, न्यूमेरिकल का, तो ये 28 और 70, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 28 को भी काट दे 70 को भी काट दे, 14 है, कौन है 14, तो 14 है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, HCF कितना हो जाएगा 14। अब देखिए, अब इन वेरिएबल वाला पोर्शन का अगर आप HCF निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो पावर वाले व्यंजक का जब HCF निकालते हैं ना, तो HCF जब निकालते हैं तो HCF में कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, LCM में कॉमन बेस एंड मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्लियर है बात? जैसे आपको लगेगा, मान लीजिए ये 4 है और ये 8 है और ये 16 है, इन सब का HCF कितना होगा, इन सब का HCF हो जाएगा, HCF यानी इन चारों को, तीनों को काटे तो 4। अब अगर बनाएंगे तो देखिए, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब, 16 होता है 2 के पावर 4, HCF निकालना है। तो HCF में कॉमन बेस, दो सब में कॉमन है, एंड मिनिमम पावर कितना 2, तो HCF होता है कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, और LCM में होता है ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। क्लियर है ना बात? देखिए, तो बताइए, तो P दोनों ग्रुप में देखिए P है क्या, P है, यस। अब P का मैक्सिमम पावर 5, यहाँ 3 है, तो मिनिमम HCF में मिनिमम पावर नहीं, यहाँ 5 यहाँ 3, तो मिनिमम 3 है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, यही वाला होगा, पूरा निकालने का जरूरत भी नहीं है। और अगर आप पूरा निकालना चाहेंगे तो सर 28 और 70 दोनों को काटने वाली संख्या कौन है 14, न्यूमेरिकल का HCF 14, वेरिएबल यहाँ P है और यहाँ Q है, HCF निकालना है तो पावर में मिनिमम, यहाँ 5 है P के पावर, यहाँ P के पावर 3 है तो छोटा वाला 3, यहाँ Q के पावर 2 है, यहाँ Q के पावर 4 है तो छोटा वाला तो 2। क्लियर है बात? चलिए, देखिए, कहा निम्न में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन क्या है असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, जरा देखिए। का एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, भैया हाँ, प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, तो गिनती में, काउंटिंग में यूज होने वाले नंबर नेचुरल नंबर होता है। आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं काउंटिंग। जैसे हम बोले कि आपके हाथ में कितना उंगली है, तो आप ऐसा थोड़े ना काउंट करेंगे कि सर 0 1 2, ऐसे थोड़े ना काउंट करेंगे, आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 उंगली। तो काउंटिंग एक से शुरू करते हैं, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, ये सही है। कहा कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, सर कोई सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है। आप एक से शुरू करके जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, जहां तक आपका औकात है काउंट कर लीजिए, अरब खरब 10 खरब, इस तरह से सब नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं पता, इनफाइनाइट तक है नेचुरल नंबर, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, ये भी सही है। कहा कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं, ये भी सही है। पूर्ण होता क्या, कुछ नहीं सर, नेचुरल नंबर के सीरीज में अगर 0 ऐड कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी पॉसिबल नहीं, ये भी सही। शून्य से ही सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता, नहीं सर, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक,
जितने भी नंबर हैं ये सब नेचुरल नंबर है, सॉरी इंटीजर है, पूर्णांक है। बस ध्यान रखिएगा पूर्णांक निगेटिव नहीं होता, माइनस हो सकता है, प्लस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस सब होगा, बस पॉइंट में नहीं। निगेटिव बोल दिए क्या? नहीं निगेटिव नहीं, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डेसिमल में नाम से क्लियर है, पूर्णांक यानी कि जो पूरा अंक हो, पूरा पूर्णांक हो, इंटीजर यानी पूर्णांक जो पूरा अंक हो वो पूर्णांक कहलाएगा। उसके अलावा आधा, जैसे हम बोले कि 3.5 पूर्णांक है क्या? नहीं सर पूर्णांक नहीं है, 3 पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है तो पूर्णांक है। -2.5 पूर्णांक है सर, निगेटिव नंबर भी इंटीजर होता है पर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव मतलब डेसिमल में चाहे पॉजिटिव हो, बस सिंपल निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक यानी पूरा पूर्णांक हो, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पूर्णांक कहलाता है। कहा कि शून्य से सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक कहा जाता है, नहीं सर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए। तो सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। सीता जी रहीम से 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 का। सीता की आय रहीम की आय से 25% ज्यादा, रहीम से ज्यादा, तो रहीम का 4 है तो सीता का एक ज्यादा कितना? 5 होगा। का रहीम की आय सीता की आय से कितना कम है? रहीम का आय सीता से कम है कितना? एक, कितना से? 5 से, और 1/5 कहने का मतलब कितना परसेंट होता है? 20%। ओके देखिए, कहा 85 सेंटीमीटर और 153 सेंटीमीटर का HCF इतना के रूप में दर्शाया गया। तो कितना आसान सवाल है वो, 85 और 153 का HCF इन दोनों का, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो इन दोनों को काटे यानी कि इनका HCF 17, 85 देखते ही आपके मन में आ गया होगा सर 17 से 85 कटेगा, तो इन दोनों का HCF 17 है, लेकिन दिया है HCF कितना? 85x - 153। सर 153 इधर आके जुड़ जाएगा तो 85x बराबर 153 जुटेगा तो हो जाएगा 170। 85 से काट दीजिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? आसान सर है। चलिए देखिए, कहा ये सवाल अच्छा है। जैसे देखते हैं आप लोग, मैप होता है तो मैप तो हमको वर्ल्ड का मैप बनाने आता नहीं, मान लेते हैं यही मैप है, समझ लीजिए ना। मान लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है ऐसे, यहाँ पे एशिया महाद्वीप है ऐसे कुछ है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है। तो आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और मैप पर तो इतना एक उंगली से नाप देंगे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच का डिस्टेंस। ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका तो एक बीता नाप देंगे कि सर ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका एक बीता। क्या एक्चुअल में एक के बीता है? का है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, मैप में जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस है, उसको मैप में दर्शाने का तरीका अलग होता है। वही चीज यहाँ दिया है कि किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया, यानी कि 1 किलोमीटर एक्चुअल शहर में का डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और इस 1 किलोमीटर के दूरी को मैप पे दर्शाया गया है 0.05 सेंटीमीटर के रूप में। एक्चुअल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, लेकिन मैप में इतना दूरी से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं, इंडिया का मैप देखिए तो ऊपरे से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ, यानी कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच का दूरी 1 हाथ ऐसे नाप दीजिएगा। क्या एक्चुअल में 1 हाथ है? नहीं है। तो मैप पर उस डिस्टेंस को अलग तरीके से डिनोट करते हैं, पर एक्चुअल दूरी कुछ और होता है। तो वही दिया है कि एक्चुअल दूरी 1 किलोमीटर है, पर उसको मैप पर 0.05 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। तो कहा यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्र में दर्शाया जाएगा? तो पहले एक बात बताइए, 1 किलोमीटर दर्शा रहा है 0.05 सेंटीमीटर को, तो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया किसको दर्शाएगा? तो इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक से पहले डेसिमल है, वर्ग करेंगे तो 4 अंक से पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो 8000 वर्ग किलोमीटर कितना एरिया को दर्शाएगा? 8000 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर इतना, तो 8000 वर्ग किलोमीटर कितना? तो 8000 से गुना कर देंगे, 3 जीरो से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 3 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 3 जीरो हटाएंगे तो डेसिमल 3 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 2.5 और यहाँ 8, 25 200, यानी कि 20 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है बात। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, और
इसमें बस ध्यान रखना है कि एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और होता है और उसको मैप में हम लोग जो है अलग डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। तो यही कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी को मैप पर जो है 0.05 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। तो कहा उस क्षेत्र का एरिया मैप पर कितना होगा जिसका एक्चुअल एरिया है 8000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है बात? चलिए देखिए का 11 ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। का 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से पूर्णांकों का चयन किया जाता है यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांक के विषम होने का प्रायिकता। देखिए ना, दोनों पूर्णांक का योग सम है। कहा कि 11 नेचुरल नंबर है, आपने 2 नंबर रैंडमली निकाला है और उन दोनों नंबर का जो योग है वो इवन नंबर है, दोनों का योग इवन नंबर है। तो कहा कि वो दोनों नंबर विषम है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि सर जब दो नेचुरल नंबर निकाले हैं और उन दोनों का योग इवन नंबर हो तो इवन नंबर किस किस केस में पॉसिबल है, कब कब दो नंबर का योग इवन हो सकता है। तो सर जब दोनों नंबर ऑड हो, दोनों नेचुरल नंबर अगर ऑड हो तो उनका योग इवन होगा। कैसे? जैसे 3 5 8, 5 और 9, 9 5 14 इवन है। कोई भी 13 और 17 30 क्या है, इवन है। तो दो ऑड नंबर का योग जो है हमेशा इवन ही रहेगा, दो ऑड नंबर का योग इवन होगा। या फिर दो इवन नंबर को जोड़िएगा तो इवन ही रहेगा, है ना। तो आप बताइए 11 नेचुरल नंबर आपके सामने रखा था, उसमें से आप आंख बंद करके रैंडमली 2 नंबर निकाले हैं और ये दोनों नंबर का योग इवन हो, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर दो गो ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर आ जाए, दोनों कैसा नंबर आ जाए, ऑड नंबर आ जाए तो भी योग इवन बन जाएगा। तो एक केस तो ये बनेगा कि इन ऑड नंबर में से कोई दो ऑड नंबर अगर निकलेगा तो भी योग इवन बनेगा। या फिर क्या पॉसिबल है कि सर दोनों नंबर जो निकाले हैं वो दोनों नंबर इवन निकल जाए तो भी योग क्या आएगा, सम आएगा। तो यही दो केस, या तो इनमें से कोई दो नंबर निकलेगा तो भी सम इवन होगा, या इनमें से कोई दो नंबर निकलेगा तो भी योग क्या आएगा, सम आएगा। एक बार फिर से गौर से सुनिए, दो नंबर 11 नंबर आपके सामने रखा है, उसमें से दो नंबर रैंडमली उठाए हैं, उन दोनों संख्याओं का योग सम है, उन दोनों का योग सम है। तो कहा कि वो दोनों नंबर ऑड हो, इसकी क्या संभावना है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों नंबर का योग सम होगा कैसे। तो सर जब ऑड नंबर दो के दोनों ऑड नंबर निकल जाए तो भी योग सम होगा, और जब दोनों के दोनों इवन निकले तो भी योग सम संख्या होगा। तो या तो ये या तो ये। तो आप बताइए ये 6 गो ऑड नंबर है तो 6 में से कोई दो निकलेगा, इसका क्या चांस है, 6C2, या मतलब प्लस होता है। यहाँ 5 है तो 5C2। सॉल्व करिएगा तो ये 6C2 को सॉल्व करेंगे तो 6 गुना 5 बट्टा 2 गुना 1, ये सब सॉल्व करने आता है ना, हो 15। तो ये आ गया 15, इसका वैल्यू 15, अब प्लस 5 गुना 4 अब बट्टा 2 गुना 1, 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, इसका वैल्यू आ गया 10। तो 15 और 10 25, यानी कि टोटल कितना संभावना है कि दो नंबर जो निकाले हैं उन दोनों का योग एक सम संख्या हो। टोटल कितना संभावना है कि जो दो नंबर निकाले हैं उनका योग एक सम संख्या हो, तो टोटल 25 संभावना है। और उनमें से कहा दोनों ऑड नंबर हो, इसकी क्या संभावना है। तो सर दोनों ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर होने का ये 6 में से कोई दो ऑड नंबर होगा, तो इसकी क्या संभावना निकाले हैं 15, दोबारा से सॉल्व नहीं करना है 15, तो 15 संभावना है टोटल कितना में, 25 में। तो 5 दिया 15, 5 5 25, 3/5। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत खूबसूरत सवाल था। इसको एक दो बार खुद से सोच कर बनाइएगा, फिर कभी हम सेट में ये सवाल आपको दे के रिवाइज कराते रहेंगे, 2-3 बार जब देंगे तो फिर माइंड सेट हो जाएगा, फिर आप इस तरीके के नए सवाल भी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, एक बार में अगर अच्छे से क्लियर ना हो तो एक दो बार खुद से भी बनाइए, और इस तरीके का सवाल और भी आगे मिलेगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखिए, ये तो आसान है, हो कुछ नहीं करना है। का a-b का 40% a+b के 20% के बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर है, कुछ नहीं करना है। परसेंट से कैंसिल, 20 से कम, 20 दूना 40। अब डायरेक्ट, अब बेसिक बच्चा जैसा मत करिएगा, क्रॉस कर करके निकालेंगे, डायरेक्ट करिए। दो संख्या का योग और अंतर का कॉफिशिएंट मालूम है, बड़का निकालेंगे, जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, छोटका निकालना है, घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा।
ए का वैल्यू 3, बी 1 है, तो कहा बी ए के कितने परसेंट के बराबर है, बी ए का कितना परसेंट है, बी जो है ए का, तो ए का वाला नीचे परसेंट में रिजल्ट मांगा है 100 से गुना, 100/3%। ठीक है बात। चलिए इसको देखिए, कहा एक आदमी 3 अलग अलग योजना में साधारण ब्याज के 10%, 12%, 15% के दर पर 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। 6, 10 और 12 वर्षों के लिए कुछ पैसे निवेश किया है। कहा प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज मिलता है, तो निवेशित धनराशि का अनुपात। देखें यार, 3 धनराशि मान लेते हैं, P1, P2 और P3। कहा कि पहला धनराशि पर 10% के दर से 6 वर्षों में मिलने वाला ब्याज, तो साधारण ब्याज तो हर साल का इक्वल होता है, तो 10% के दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 10 छक 60%। तो पहला धनराशि पर ब्याज मिलेगा कितना, 60%, तो ब्याज हो गया प्रिंसिपल का 60%। दूसरा धनराशि को निवेश किया 12% के दर से 10 वर्षों के लिए, तो 12% के दर से 10 वर्षों का ब्याज कितना होगा, रेट इनटू टाइम, 12 दहां 110%। तो ये जो ब्याज है दूसरा प्रिंसिपल पर 120% ब्याज मिलेगा। और थर्ड हिस्सा जो है 15% के दर से निवेश किया 12 वर्षों के लिए, तो 15% के दर से 12 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 15 गुना 12 100, रेट इंटू टाइम हो, 15 इंटू 12 180%, तो 180%। और ये तीनों ब्याज जो है आपस में क्या है, बराबर है। काटा पीटी मचा दीजिए, तो 60 एकम, 60 दूना, 60 तिया। 3 टर्म आपस में बराबर है, इन तीनों का अगर रेशियो लिखिएगा तो जिसको लिखेंगे उसको ढक ढक के, P1 लिखना है तो P1 को ढक दीजिए 3 दूना 6, P2 लिखना है ढक दीजिए 3 एकम 3, P3 लिखना है ढक दीजिए 2 एकम 2, तो 6 3 2, तीनों हिस्से का रेशियो आ गया 6 3 2। क्लियर है, चला जाए। देखिए, अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पे खरीदा है, ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा है। ओरिजिनल विक्रय मूल्य जो है ना, ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य है उसके 4/5 में खरीदा, ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 4/5। तो का के की जिसके साथ लगा होता है ना मेरे भाई, वो वैल्यू बट्टा में होता है। का ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 4/5, ओरिजिनल विक्रय मूल्य के, तो का के की नीचे, यानी ओरिजिनल विक्रय मूल्य अगर 5 है तो खरीदा है कितना में, 4 में। आगे का, और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। यानी कि अब जो नया विक्रय मूल्य है, न्यू एसपी का आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर, इससे 4% ज्यादा में बेच दिया है, 4% ज्यादा। तो एक जीरो लगा लें, का 2 जीरो लगा लेते हैं, 4% ज्यादा, तो 500 का 4% निकालिएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 4 पचे 20, 20 रुपया ज्यादा में बेच दिया, यानी कि बेचा है कितना में, 520 में। कितना आसान हो गया। तो का अनीसा को इसमें कितने परसेंट लाभ हो, तो बताइए। तो अनीसा जी इस सामान को खरीदे हैं कितना में, 400 में, अब बेच रहे हैं 520 में, तो लाभ हो रहा है कितने का, 120 का। तो सरकार 120 का लाभ हो रहा है कितना पे, 400%, तो 100 से गुना। सर 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 30%। क्या परसेंट, 30%, ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए देखिए, का एक निश्चित काम को 18 दिन में करेगा, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 40% ज्यादा कुशल है, ए से 40% ज्यादा। ए का एफिशिएंसी अगर 100 है तो इससे 40% ज्यादा 140 हो जाएगा। अब रेशियो जड़ा निकालिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10 और 2 सते 14। ए और बी दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए का एफिशिएंसी है 5 यूनिट, यानी ए पर डे 5 काम करेगा। बी का एफिशिएंसी 7, यानी बी पर डे 7 काम। आगे ऊपर वाला लाइन में दिया, ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 18 दिन में टोटल काम कर देगा कितना, 18 पचे 90। और इस पूरे काम को का बी अकेले कितने दिन में, तो बी एक दिन में 7 काम, इस काम को कितने दिन में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड, 18 पचे 90/7। 90/7 कहाँ है, 90 12 सते 84 6 90/7, यही हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, का यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। कॉमन फैक्टर, कहा कि वह संख्या बताइए जो इस व्यंजक को भी काट दे और इसको दोनों को काट दे। तो एक चीज देखिए, छोटा सा बात है, मान लीजिए a के पावर n है प्लस b के पावर n है। अगर n ऑड नंबर है, n कैसा नंबर है, ऑड नंबर, अगर पावर ऑड है, n यानी पावर ऑड है, तो ये व्यंजक a प्लस b से कटेगा।
किससे कटेगा? a प्लस b से कटेगा। जैसे आपको बोले कि भैया 23 के पावर 15 और प्लस 11 के पावर 15, ये व्यंजक जो है ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? तो पावर है 15, पावर के 15 ऑड नंबर है, और पावर अगर ऑड नंबर है तो ये व्यंजक a प्लस बी यानी कि 23 प्लस 11 34 से पूरा पूरा कटेगा। ये व्यंजक 34 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कटेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सर अगर पावर ऑड नंबर है और प्लस वाला एक्सप्रेशन है तो ये व्यंजक a प्लस बी से कटेगा, और यहीं अगर माइनस रहता, पावर ऑड रहता, तो a माइनस बी से कटता, कोई बात नहीं। अब देखिए तो पावर ऑड नंबर है 89, ऑड है, तो ये व्यंजक किससे कटेगा? a प्लस बी से कटेगा। a प्लस बी यानी कि 89 प्लस 87, 89 या प्लस 87 से कटेगा। 9 7 16 8 8 16 1 17, यानी ये व्यंजक 176 से कटेगा या 176 के कोई फैक्टर से कटेगा। सिमिलरली यहाँ भी पावर ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर है तो ये व्यंजक a प्लस बी यानी कि 89 प्लस 87 से कटेगा। 89 प्लस 87, 9 7 16 8 8 16 1 17, 176, ये व्यंजक भी 176 से कटेगा, ये व्यंजक भी 176 से कटेगा। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 176, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऐसा सवाल पहले भी आप लोग बनाए ही होंगे क्या? चलिए देखिए तो कहा 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत को समान परिमाप वाले समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है। देखिए कहा एक आयत है, ये सवाल अच्छा है। कहा सर एक आयत है, इस आयत का लंबाई दिया है 28 और चौड़ाई है 24, लंबाई 28 है। अब कहा इस आयत को का समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि इस आयत से कहा कि इसके इक्वल पेरीमीटर का एक समचतुर्भुज बना दिए। तो पहले आयत का परिमाप क्या होगा? 2 × l प्लस बी, 28 प्लस 24 52, यानी 104। अब सर एक समचतुर्भुज बनाए हैं और इस समचतुर्भुज का परिमाप जो है आयत के परिमाप के बराबर, और समचतुर्भुज है तो इसके चारों भुजा का लंबाई क्या होगा? समान होगा। चारों भुजा का लंबाई समान हो जाएगा। और अगर इसका परिमाप 104 है तो इसका परिमाप भी 104, और इसके चारों भुजा का लंबाई अगर समान है और परिमाप 104 है तो 104 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा तो 26 26 नहीं हो जाएगा? यानी कि इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना है? 26 26 है। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं। अब आगे बताइए, सवाल कहा है कि इसका एक कोण 120 है, एक कोण 120 है, समचतुर्भुज में ये वाला कोण अधिक होता है, ये वाला कोण अधिक कोण होता है और ये वाला कोण न्यून कोण होता है, तो 120 डिग्री अधिक कोण है ना, तो ये वाला कोण 120 डिग्री है। और आप सबको पता है कि सर समचतुर्भुज में दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब यहाँ से मेरे भाई इसका एरिया निकालना है, तो एरिया होता है किसी भी चतुर्भुज या समचतुर्भुज में अगर दो भुजा मालूम और उसके बीच का कोण मालूम तो एरिया होता है AB साइन थीटा। तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन साइन 120 का वैल्यू निकालना पड़ जाता, टाइम लग जाता। उससे अच्छा ये 120 है, इन दोनों का योग 180, ये 120 तो ये 60 हो जाएगा, और दो भुजा उसके बीच का कोण मालूम तो एरिया AB साइन थीटा। ए यानी कि भुजा का लंबाई है तो 26, अब बी भी कितना है? 26, दूसरा भुजा भी 26 है, इनटू साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। समझ जाएंगे ना? इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं था। तो 2 से 13 बार में 13 छक 78, हाथ में रहा 13 दूना 26 7 33, यानी कि 338 √3, 338 √3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए तो कहा यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का, क्या बार कराए, पिछला 2 सेट से लगातार ऐसा सवाल करा रहे हैं। का 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, यानी कि 40% जो साधारण ब्याज है ये 8 वर्ष में मिलता है। मूलधन का 40%, मूलधन होता है 100%, परसेंट में फिक्स है मूलधन 100%, और मूलधन का 40% यानी 40% साधारण ब्याज 8 वर्ष में मिलता है। तो का समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन के बराबर यानी 100% ही पूछ रहा हो, तो 100% ब्याज कितने समय में मिलेगा? तो 8/40 गुना 100, 20 वर्ष हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 5 से 20 × 100, यानी कि 20 वर्ष, ऑप्शन है। ठीक, आसान सा था तो टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है। देखिए ये अच्छा सवाल है। का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है
कि उनके केंद्र को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। देखिए कहा है सर कि 4 वृत्त को इस प्रकार रखे हैं कि उनके केंद्र को जोड़ने पर, 4 वृत्त को इस प्रकार रखे हैं कि उनके केंद्र को जोड़ने पर क्या बनता है, केंद्र को जोड़ने पर, केंद्र को जोड़ने पर क्या बनता है। तो आप बोलेंगे सर केंद्र को जोड़ने पर क्या बनता है, ले ये अब नहीं होगा। ये भाई हट, बे यार हट। ले अब देखिए फालतू में टाइम खराब हो गया। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 वृत्त है। हम भी ऐसा नहीं है, अच्छा फिगर बना देते हैं। देखिए ये 4 वृत्त है, 4 वृत्त। कहा इसके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। इसके केंद्र को जोड़े हैं तो एक वर्ग बन गया है, ठीक है। और वृत्त का रेडियस दिया है r, केंद्र से परिधि को मिला है रेडियस, केंद्र से परिधि को मिला है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये क्या बन गया, 2r 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 वर्ग बन गया। तो कहा क्या कि सर इस प्रकार बने वर्ग, केंद्र को जोड़ने पर जो वर्ग बना और वृत्त के स्पर्श बिंदु को जोड़ने पर समचतुर्भुज जो बना उसके एरिया का रेशियो। कहा केंद्र को जोड़ने से जो वर्ग बना उस वर्ग का एरिया और वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिलाने से जो समचतुर्भुज बना है उस समचतुर्भुज के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई जरा देखिए, तो ये वर्ग जो है, इस वर्ग का पूरा भुजा तो मालूम है, यहाँ स्पर्श बिंदु को मिलाइए, स्पर्श बिंदु को क्या करना है, मिलाना है, स्पर्श बिंदु को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाना है। तो ये ऐसे, इसको ऐसे। तो कहा कि ये वर्ग जो है, इस वर्ग का भुजा कितना, r r 2r। तो वर्ग का भुजा 2r है तो एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। और समचतुर्भुज का एरिया आप सबको पता है, समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए, तो इसका डायगोनल, डायगोनल यानी अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा। तो आप बताना ध्यान से ये कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना है। तो आप बोलेंगे सर ये r प्लस r, ये 2r है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2r होगा। यानी कि इसका एक डायगोनल 2r है, इसका एक डायगोनल कितना है, 2r है, एक डायगोनल 2r। सिमिलरली ये वाला डायगोनल भी कितना होगा, ये डायगोनल इसके बराबर r प्लस r 2r के बराबर, तो दूसरा डायगोनल भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के दोनों डायगोनल पता कर गए, डायगोनल पता कर गए तो एरिया क्या होगा, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हाफ, पहला विकर्ण भी 2r, दूसरा विकर्ण भी 2r। अच्छा 2r 2r 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो 2 अनुपात क्या हो गया, 1। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत मुश्किल भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक सवाल था। देखिए का ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 22.5 मिनट में भर सकता है। ए अगर भरे तो 18 मिनट में भर देगा और बी 22.5 यानी कि 45/2 मिनट में। सी पूरा टंकी 12 मिनट में खाली कर देगा। कुछ देखे बिना पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए। 18, 15 और 12 से कटने वाला नंबर कौन है, 180। 18 से 10 बार भरने वाला है प्लस है, 45 चौक 4 दूना 8, ये भी भरने वाला है प्लस है। 12 से 15 बार में 180 खाली करने वाला है माइनस है। यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कहा कि पाइप ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी को खोला जाता है, सी अकेले उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। सर ए और बी को पहले 6 मिनट के लिए ओपन किए हैं, उसके बाद जो है ए और बी को बंद कर दिए। तो पहले ये देखेंगे कि सर ए और बी 6 मिनट में कितना भरा है। 1 मिनट में 10, बी 1 मिनट में 8, दोनों मिलकर 1 मिनट में 18, तो 6 मिनट में 100
108 भर दिया, 108 भर दिया, टोटल 180 लीटर का टंकी 108 भर गया तो बचा है क्या लीटर, 72 लीटर। ए और बी को बंद कर दिया गया, अब सी को खोला गया, तो सी उस टैंक को कितने समय में, तो सर सी कितने देर में खाली कर देगा। एक बात पता है, ये समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 108 लीटर 180 लीटर कैपेसिटी है, उसमें 108 लीटर पानी भर दिए, 180 लीटर का टंकी है, उसमें 180 लीटर का टंकी है और इसमें पानी भर चुके हैं कितना, 108 लीटर, 108 लीटर टंकी भर दी। ए और बी को बंद कर दिए, अब सी को ओपन कर दिए हैं, तो सी तो खाली करने वाला नल है ना, तो खाली क्या करेगा, जितना अभी तक आप भरे हैं वही वाला ना खाली करेगा। तो 108 लीटर भरे हैं, तो सी जब ओपन होगा तो यही 108 लीटर को खाली करेगा, भरने वाला नल नहीं है सर, सी खाली करने वाला नल है। आप 180 लीटर का टंकी लेकर आए, ए और बी को ओपन करके 6 मिनट तक चलाए, 6 मिनट में 108 लीटर भर गया, 180 लीटर का टंकी था, 108 लीटर भर गया, बच रहा है 72, तो वो तो बच रहा है ठीक है। अब आप सी को ओपन किए, तो सी ओपन होगा तो खाली करने वाला नल है, तो सी को ओपन करेंगे तो भरेगा थोड़े ना, ऊपर से जो भरा हुआ है उसी को खाली करेगा। तो सी जब ओपन होगा तो 108 लीटर को खाली करेगा, 1 घंटा में 15 या 1 मिनट में 15 लीटर खाली करता है। 108 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, 15 से भागा देते। अब 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 छक 18, 5 से 5 सते 35, 7.1/5 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जल्दीबाजी में मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा। देखिए का एक छात्र एक परीक्षा में, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, सबसे अच्छा सवाल आज का यही, बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। का एक छात्र ने एक परीक्षा में 5 पेपर दिए, जहां प्रत्येक पेपर के लिए पूरे अंक समान थे, और इन पेपर में उसके अंक 6, 7, 8, 9, 10 थे। इन पांचों पे अंक समान था, कहने का मतलब कि पांचों पेपर, जैसे आप बोर्ड का पेपर देते हैं ना, बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो सब 100-100 नंबर का होता है, या मान लीजिए 5-5 100 नंबर का है। तो कहा कि 5 पेपर दिया और सारे पेपर इक्वल इक्वल अंक के हैं, और इन पांचों पेपर में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का रेशियो, इन पांचों पेपर में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का रेशियो है 6, 7, 8, 8, 9 और 10। कहा है क्या कि सभी पेपर में एक साथ, पहले लिख दिया एक, सभी पेपर में एक साथ उम्मीदवार कुल अंकों का 60% प्राप्त करता है। सभी पेपर कहने का मतलब ओवरऑल मार्क्स दिया 60%। ओवरऑल कहने का मतलब क्या, इन पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर जो उसका परसेंटेज मार्क्स है वो 60% है। तो मेरे प्यारे भाई एक चीज बताइए, ओवरऑल कहने का मतलब उसके पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर औसत अंक जो है ये 60% है। आप बताना, अनुपात में देखिए तो पहला पेपर में अनुपात में 6 अंक लाया, दूसरा में 7, तीसरा में 8, चौथा में 9, पांचवा में 10। इन पांचों पेपर को मिलाकर अनुपात में औसत अंक कितना है, तो सर पांचों को जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, यही ना करेंगे। लेकिन यहां पर ये सीरीज लगातार है, लगातार संख्या है, और लगातार संख्या का एवरेज बीच वाला नंबर, अगर लगातार नहीं होता तो पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड करके एवरेज निकालते, लेकिन संजोग से लगातार है, तो इन पांचों का औसत अंक कितना, पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर औसत अंक अनुपात में कितना, 8, अनुपात में 8 है, लेकिन पांचों को मिलाकर औसत अंक, ओवरऑल औसत अंक परसेंट में कितना है, 60%। तो 8 यूनिट बराबर 60%, 1 यूनिट बराबर, मेंटली करिए तो 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, तो 15/2 यानी कि 1 यूनिट बराबर 7.5%। क्लियर है बात। अब सवाल कहा कि तो कितने पेपर में उसे 51% से अधिक अंक मिले, 51% से अधिक। एक बात बताइए, जरा दिमाग पर जोड़ दीजिए, 8 यूनिट 60% है, 8 यूनिट कितना परसेंट है, 60%, 8 यूनिट 60%। तो सर 8 यूनिट 60% है, यानी कि तीसरा पेपर में तो उसे 8 यूनिट अंक मिला, यानी 60%, तो 51% से ज्यादा है ना, और ये 51% से ज्यादा, इसमें 9 मिला तो ये तो 60 से ज्यादा होगा, और इसमें 10 नंबर मिला, 10 यूनिट नंबर, 8 अगर 60 है तो 10 यूनिट 60 से भी ज्यादा है। तो ये तो फिक्स हो गया, ये तो डिसाइड कर लिए, देखते ही इसको सॉल्व भी नहीं करना था कि सर तीसरा सब्जेक्ट में उसको 60% अंक मिला है, चौथा में 60% से भी ज्यादा, चूंकि 9 यूनिट है, 8 से ज्यादा, 8 है 60%, तो 9 यूनिट 60% से थोड़ा ज्यादा, और इसमें 10 यूनिट यानी कि इसमें भी 60% से ज्यादा। तो सर 51% से अधिक पूछा है ना, तो चेक कर लेते हैं, इन तीनों को तो देखने का जरूरत नहीं, इसमें तो 51% से अधिक है ही। 1 यूनिट 7.5 है, तो 7 यूनिट बराबर 7 पचे 35, 7 49, 49 3, 49 3 52, है ना, 7 पचे
35, 7 में 3, 49 और 3 52.5%। ये भी 51% से ज़्यादा है, तो इसमें भी 51% से ज़्यादा है। यहाँ देख लीजिए 1 यूनिट बाद 7.5 तो 6 यूनिट, 6 से गुना करेंगे 6 25 7 में 3 6 7 42 3, इसमें 45% अंक मिला। यानी इसमें इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें 51% से कम नंबर आया, और बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें 51% से ज़्यादा नंबर। और यही आपसे पूछ रहा है कितने पेपर ऐसे हैं जिसमें 51% से ज़्यादा मार्क्स आया है। तो कै गो पेपर है? 4 पेपर, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत अच्छा सवाल था मेरे प्यारे भाई, है बहुत खूबसूरत। ये सवाल यूपीएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, कैट, सीडीएस, ऐसा कोई भारतवर्ष के इतिहास में कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये सवाल नहीं पूछा है। बहुत खूबसूरत सवाल। देखिए ये तो कई बार करा चुके हैं हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए तो इसको केवल देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी 3 दिन पहले कराए थे। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे सर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 4 और 3 7 इंटू ए माइनस बी, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? तो रहने दीजिए, केवल 7 लिख लीजिए। अब प्लस बताइए यहाँ 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 6 या 5 11 इंटू 6 माइनस 5 1 करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे ही ये 8 7 15, इनको करिएगा तो जोड़ दीजिएगा, तो ये 3 9 9 18 183 इंटू 92 माइनस 91, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, हो गया। अब देखें ये एपी का सीरीज है, ये किसका सीरीज है? एपी का। गैप सेम है, 7 4 4 4 4 का गैप है, यानी कि डिफरेंस 4 का है। डिफरेंस कितना का है? 4 का, यानी गैप सेम है, तो ये सीरीज एपी का है। और कोई भी ऐसा सीरीज, कोई भी एपी का सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो और उसका योग निकालना है, फर्स्ट और लास्ट मालूम अगर है, योग निकालना है, तो योग बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। समझ पा रहे हैं बात को? और n कैसे निकालते हैं? n निकालते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1, ये n निकालते हैं। समझ गए बात को? तो पहले तो n निकाल लेते हैं। n कितना होगा? तो लास्ट 183 में से 7 जाएगा 6 176, अब बट्टा डिफरेंस 4 4 का था, अब प्लस का 1, 4 चौक 16 4 चौक 16 44 प्लस 1 45, तो टोटल 45 नंबर है। तो 45/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 7 प्लस 183 190, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 2 5 10, ठीक है। 5 5 25, इकाई अंक 5 है, एक के गो है, ऑप्शन नंबर डी। और इकाई अंक से 5 5 25 हो गया, आंसर खत्म। तो अच्छा सवाल था ये सब। थोड़ा अच्छा क्या मतलब, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, और कुछ है थोड़े नहीं इसमें। देखिए तो महानगर का प्रदूषण पहले 25% बढ़ा, फिर 30% कम हुआ। पहले 25 बढ़ा, फिर 30 कम हुआ, तो चेंज पर ना चेंज हुआ, चेंज पर चेंज हुआ, यानी कि सक्सेसिव घटना है। तो ये भी फॉर्मूला, पहले 25 बढ़ा तो प्लस 25, फिर 30 घटा तो माइनस 30। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, a गुना b बट्टा 100, 0 से 0, 25 में से 30 गया, माइनस का 5, अब माइनस 25 तिया 75, 75 25 तिया 75, 25 तिया 75/10, यानी कि 7.5, 7 5 12, माइनस 12.5, यानी क्या हुआ? माइनस में आया यानी कमी ना, यानी कि 12.5% कमी होगा। इंक्रीज 12.5% डिक्रीज, ठीक। चलिए, का एक कार्य को 139 दिन में कर देगा। उसने 55 दिन तक इस काम को अकेले किया तथा शेष काम को बाई द्वारा 84 दिन में किया गया। उस काम को दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा कर देंगे? देखें इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्रोच लगा लीजिए। का एक्स काम को 139 दिन में करेगा, एक्स अकेले काम करे तो 139 दिन में कर देगा, टाइम से गुना कर देंगे तो क्या ये टोटल वर्क नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हो ही जाएगा। का उसने 55 दिन तक काम किया, एक्स 55 दिन तक काम किया है, एक दिन में कितना काम करता है? x यूनिट, तो 55 दिन में 55x कर देगा। उसके बाद चला गया, शेष काम को बाई 84 दिन में किया, तो बाई 84 दिन में कितना काम कर दिया? 84, काम खत्म हो गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये भी टोटल वर्क ये भी टोटल वर्क आपस में बराबर। 55 इधर आके 139 में से घट जाएगा 4,
8 5 13, 84x, और इधर है ये 84 भाई। ओहो, 84 से 84 कैंसिल। एक्स और वाई का रेशियो 1:1, यानी कि दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:1। अब सवाल कहा कि उस काम को दोनों एक साथ कितने दिन में, तो टोटल वर्क देखिए, तो यहाँ से ये भी तो टोटल वर्क ही है ना, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो एक्स का एफिशिएंसी 1, 1 × 139, टोटल वर्क 139। अरे भाई 1 × 139 तो 139 है ना, होगा हो, तो टोटल वर्क 139 हो गया। अका इसको दोनों मिलकर कै दिन में, तो एक से एक दिन में एक काम, बाई एक दिन में एक काम, दोनों मिलकर एक दिन में दो काम, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 छक 12, 2 9 18, 2 5 10, 69.5, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए, कहा किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972। अच्छा, गर्ल्स का संख्या 972 है, लड़का है 60%, लड़का क्या परसेंट, 60%। अगर 60% लड़का है तो 40% लड़की होगी या नहीं होगी, तो आप बोलेंगे सर होगी। लड़की है कितना 972, लेकिन परसेंट में कितना 40%, तो 40% का वैल्यू 972। कुल कितने लड़के पूछ रहा है, लड़के, तो लड़के हैं 60%। टोटल विद्यार्थी पूछता तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 20 दूना 40, 20 दिया 60, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 छक 12, 3 छक 18, 3 अठी 24, 1 25, 3 चौक 12, 2 1458, ऑप्शन बी। आसान सा सवाल है, टाइम खराब नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आसान है, कहा एक व्यक्ति एक परीक्षा कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंक से फेल हो जाता है। कुल अंकों का 45% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। सर 45% प्राप्त किया, 40 अंकों से फेल कर गया, यानी 40 अंक और लाता तो क्या वो पास नहीं कर जाता, आप बोलेंगे सर कर जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने चाहिए, 55% अंक चाहिए। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, आपस में क्या हो गया, बराबर। अधिकतम अंक यानी 100% निकाला है, 45 उधर जाके घटेगा 10%, 10% बराबर 40। मैक्सिमम, मैक्सिमम 100% से ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। 10 गुना है तो इधर भी 10 गुना कर दीजिए, 400। ओ सी, ओके। तो चले यहीं तक, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।